तो पदार्थ किसे कहते हैं? सर जो हम पहला प्रश्न तो यही है, पदार्थ जो अपने आसपास देखते हैं वो तो वस्तुएं होती हैं। पदार्थ क्या होता है? तुम अपने आसपास जो कुछ देखते हो वो तो वस्तुएं होती हैं, पदार्थ थोड़ी होते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो सर जगह गिरती हैं सर, जिसमें कुछ वजन होता है सर, उसको हम पदार्थ कहते हैं। या यूं कहें कि हम वस्तुएं जिस चीज की बनी होती हैं, जिस सामग्री से बनाई जाती हैं, वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने बताया कि मैं कुर्सी जो क्या है कि वो लकड़ी की बनी हुई, तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है। यस सर। बाल्टी लोहे की बनी हुई है तो लोहा क्या है? एक पदार्थ है। टूथब्रश तुम्हारा प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक क्या है? पदार्थ है। टूथब्रश तो वस्तु है, पदार्थ क्या है उसका? प्लास्टिक है। प्लास्टिक से और भी चीजें बनाई जा सकती, केवल टूथब्रश ही थोड़ी बनाया जा सकता है। प्लास्टिक की बाल्टी बनाई जा सकती है, प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं, प्लास्टिक का मग्गा बनाया जाता है, प्लास्टिक के पेन बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो प्लास्टिक क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है जिससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक, ऐसे लोहा एक पदार्थ है, लकड़ी एक पदार्थ है, सीमेंट भी एक पदार्थ है। सीमेंट का मसाला जो होता है उससे दीवार बनाई जाती है, सीमेंट भी एक पदार्थ है। धुआं भी एक पदार्थ है, दूध भी एक पदार्थ है। तो ये सब क्या है? पदार्थ हैं। यस सर। आयतन किसे कहते हैं? जो वस्तु जितनी जगह घेरती है, किसी वस्तु को रखने के लिए जितनी जगह चाहिए हमको, यानी वो कितनी जगह घेरेगी, इसको कहते हैं हम उस वस्तु का आयतन। जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उस जगह को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तुम भी कहीं बैठे हो तो तुम कुछ जगह घेर रहे हो कि नहीं? यस सर। कहीं कभी बैठोगे तो कुछ जगह घेर के बैठोगे, तभी तो बैठ पाओगे, नहीं तो बैठोगे कहाँ? इसका मतलब तुम्हारे में भी क्या है? आयतन है। मेज को कहीं रखना है तो उसके बराबर जगह होनी चाहिए, तभी तो रख पाओगे। यानी जितनी वो जगह घेरना चाहती है, वो जितनी जगह घेरेगी उतनी जगह होगी कहीं पर, तभी तो तुम उसको रख पाओगे। तो आयतन किसे कहते हैं? वो जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान का मतलब वजन से है कि उसका वजन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पदार्थ क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। और हमारे भारतीय ऋषियों ने कितने प्रकार के पदार्थ बताए हैं? 5 प्रकार के, जो हैं वो पंच तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं पंच तत्व? बताओ। पृथ्वी, तथा आकाश। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि तथा आकाश, ये 5 क्या है? पंच तत्व कहलाते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो इन्हीं 5 प्रकार के मूलभूत पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, तो इनको हम पंच तत्व कहते हैं। और मृत्यु के बाद ये सभी पंच तत्व जो हैं, इन्हीं पंच तत्वों में हमारा शरीर विलीन हो जाता है। पदार्थ के भौतिक गुण में क्या क्या पढ़े थे कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, इनको हम अणु कहते हैं। और इन अणुओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। पदार्थ के अणुओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। इस स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तीसरा विशेषता क्या होती है पदार्थ की? कि पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल का मतलब क्या है? एक दूसरे को बांधे रखने वाला बल, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने वाला बल। आकर्षण मतलब खिंचाव। जैसे चुंबक बताया, चुंबक क्या करता है? लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ, खींच लेता है ना। यानी चुंबक में कौन सा बल होता है जिसकी वजह से खींच लेता है? चुंबक के पास आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो उसी प्रकार से जो पदार्थ के कण होते हैं, इन कणों के बीच में भी एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और जहां पर ये बल बहुत कम होता है वहां पर अणु दूर दूर रहते हैं। अभी आगे बताएंगे। तो पदार्थ के जो कण होते हैं, जो इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, इस आकर्षण बल को कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो
खाली स्थान जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान। और जो अणुओं के बीच में बल पाया जाता है उस बल को कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। अंतरा अणुक का मतलब अणुओं के बीच, अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो ये दो प्रकार की बातें तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, एक खाली स्थान वाली और एक आकर्षण बल वाली। इसका भी उपयोग आगे कई जगहों पर करेंगे जब बताएंगे आगे। ठीक है, तो अणुओं के बीच में जो खाली जगह होती है, इसको सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, पहली बात हो गई। सर दूसरी विशेषता क्या हुई कि पदार्थ के अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है। जो भी पदार्थ के अणु होंगे उनके बीच में खाली स्थान जरूर होगा, कुछ ना कुछ। तुम 10 लड़के अगर एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाओगे फिर भी तुम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ जगह तो रहेगी। कितना भी करीब हो जाओ, कितना भी चुपचाप हो जाए, कुछ ना कुछ जगह हर समय रहेगी। एकदम जगह खत्म कभी नहीं होगी, कुछ ना कुछ जरूर रहेगी जगह। तो उसी प्रकार से पदार्थ के जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में भी खाली स्थान होता है और इस स्थान को हम कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। ठीक है। साथ ही साथ पदार्थ के अणुओं के बीच में एक प्रकार का बल भी काम करता है, जो बल के कारण पदार्थ के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे ये चौक है तो इस चाक में तमाम अणु हैं, बहुत सारे, हमने तुमको दिखाया था कल तोड़ के। इसको खोल के उसको ऐसे करके तोड़े तो क्या होता है, पाउडर जैसा गिरता हुआ दिखाई देता है। तो पाउडर में क्या है, छोटे छोटे अणु हैं, छोटे छोटे अणु हैं। ये अणु क्या है, तो इसमें चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हैं? क्योंकि उन अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है। तो इस आकर्षण बल के कारण ही अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से तटे रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो आकर्षण बल वो बल होता है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रहते हैं सब सारे अणु जो होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सब अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है और पदार्थ के अणुओं के बीच में एक प्रकार का बल पाया जाता है जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। दूसरी बात, अगला पॉइंट है पदार्थ की विशेषताओं में कि पदार्थ के जो अणु होते हैं ये इनमें गतिज ऊर्जा होती है और ये हर समय गतिशील रहते हैं। गतिशील रहने का मतलब यह है कि इनमें कोई ना कोई प्रकार की गति होती रहती है। अब गति होने के लिए जरूरी नहीं कि अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह भी जाएं, ये जरूरी नहीं है। गति होती है, स्थान परिवर्तन होना जरूरी नहीं है। स्थान परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो ठोस के अणु होते हैं उनमें गति नहीं हो, उनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, तुम खड़े खड़े अपनी गर्दन हिला सकते हैं ना, हाथ हिला सकते हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की गति है। तो हम हैं तो अपनी जगह पर ही, जगह तो नहीं छोड़ी हमने ना, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में गति हो रही है। हम होंठ हिला रहे हैं, पलकें झपका रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, ये सब भी तो गतियां हैं। तो ये कैसे हो रही है? गतिज ऊर्जा के कारण। तो कोई भी गति जहां पर भी हो रही होगी वो किसके कारण से होगी? गतिज ऊर्जा के कारण होगी। तो पदार्थ के जो अणु होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं क्योंकि इनके भीतर गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, 8वें में पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जा पड़ी थी। तो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण ये हमेशा गतिशील रहते हैं। और अगला पॉइंट है कि ये पदार्थ के अणु जो होते हैं इनको ताप अगर बढ़ दिया जाए, इनका तापमान बढ़ाया जाए, यानी इनको गर्म किया जाए, इनका तापमान बढ़ाया जाए या मतलब इनको हम गर्म करें या इसका तापमान बढ़ाएं तो क्या होता है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी और ये तेजी से गति करने लगते हैं। इनकी गतिशीलता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। और पदार्थ के कणों में संपीड्यता होती है, मतलब इनमें लचीलापन होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लचीले होते हैं, दबाने पर दब जाते हैं। तुमको भले महसूस ना हो कि वो दबे कि नहीं दबे, लेकिन कुछ ना कुछ दबते जरूर हैं। भले तुमको दिखाई, जैसे ठोस तुमने कहा कि ठोस इस लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम दबाएं कस के तो कहेंगे कहाँ दब रहा है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा दब रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें दबाव पड़ रहा है तो दब जरूर रहा है। भले तुमको वो दबाव दिखाई न दे, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें दबाव होता जरूर है। स्पंज होगा तो ज्यादा दिखाई देगा, रबर की चीज होगी तो उसमें ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन लकड़ी में तुमको नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें दबाव उसमें भी होता है। तो इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? संपीड्यता होती है। तो ये पदार्थ के भौतिक गुण हो गए कुछ। तो ये कुल 6 गुण है, याद करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं।
तो इसके बाद है विसरण। एक प्रकार के पदार्थ का दूसरे प्रकार के पदार्थ में मिल जाना, ये कहलाता है विसरण। जैसे पानी में हमने दूध मिलाया तो क्या हुआ? मिश्रण। क्या होगा? क्या होगा? मिल जाएगा। पानी में दूध मिलाएंगे तो क्या होगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। भले हम उसको चलाएं, चाहे अगर पानी में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी देर उसको रख दें, हम उसको चलाएं ना चम्मच से, थोड़ी देर उसको हम रख दें। एक गिलास पानी में एक चम्मच दूध डाल के अगर हम रख दें तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे धीरे 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 करके पूरा पानी जो होगा वो सफेद हो जाएगा। हो जाएगा ना। सर। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण देखो विसरण का। विसरण का मतलब क्या होता है? जैसे हम होली में रंग घोलते हैं पानी में, होली खेलते हो, सर। तो रंग का एक कण, एक टुकड़ा रंग का एक गिलास पानी में हल्का सा धीरे से डाल दो, उसको चलाओ नहीं डंडी से, ना हिलाओ, और उसको धीरे धीरे अपने आप घुलने दो, तो तुमको क्या दिखाई देगा? छोटे छोटे रंगीन लकीरें जैसी बनती उसमें दिखाई देंगे। धीरे धीरे करके क्या होगा? थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद क्या होगा? पूरा पानी अपने आप रंगीन हो जाएगा। हो जाएगा ना। सर। तो ये कैसे रंगीन, तो कैसे रंगीन हो गया? तो जो रंग के जो कण थे, जो रंग के जो अणु थे, वो धीरे धीरे करके पानी में फैल गए। रंग के जो अणु थे वो धीरे धीरे करके पानी में फैल जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं विसरण। एक प्रकार के अणुओं का दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच में फैल जाने की क्रिया को हम कहते हैं विसरण। आई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद पदार्थ जो होता है ये कुछ अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तुमने देखा होगा। हाँ, पदार्थ की अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितनी हुई? तो तीन अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हुई? तीन अवस्थाएं। सॉलिड पहली अवस्था होती है सॉलिड। सॉलिड को हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस। ठोस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। दूसरी अवस्था होती है द्रव। द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड। लिक्विड। और तीसरी अवस्था होती है गैस। इसको अंग्रेजी में भी गैस ही कहते हैं। ठीक, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। ठोस क्या होता है? ठोस क्या होती है? ठोस अवस्था किसे कहते हैं ये बताओ। पढ़ा है सब? आप छोटे क्लास में, छठे, सातवें, आठवें सब पढ़ चुके हो। वही चीजें थोड़ा सा और बढ़ा के पढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ परिभाषा तो पढ़ी होगी तुमने। क्या होते हैं ठोस? ये लकड़ी क्या है? ठोस। ठोस है। ये चौक क्या है? ठोस है। ठोस है ना? कैसे जान गए तुम ये ठोस है? सही है। कैसे जान गए कि ये ठोस है? हैं? कैसे जान गए कि ये ठोस है बताओ? इसको अगर हम इस लकड़ी के टुकड़े को एक छोटी सी शीशी में घुसाना चाहे तो घुस जाएगा? नहीं है? सर। अगर कोई छोटी सी शीशी हो, उसमें हम इस लकड़ी के टुकड़े को घुसाना चाहे तो, रखना चाहे घुसड़ के, तो रख पाएंगे इसको? नहीं सर। क्यों नहीं रख पाएंगे? इसको सर तोड़ के या तो सर रखें। नहीं, हमको ऐसे ही रखना है। तो ऐसे ही सर नहीं तोड़ के क्यों रखना? क्यों नहीं रख पाएंगे? उसका कारण बताओ। ये ठोस अवस्था में होता है। ये ठोस अवस्था में इसलिए, और शीशी भी तो ठोस है। यस सर। ठोस अवस्था में है, इस वजह से इसको नहीं रख पाएंगे। अगर ये द्रव अवस्था में होती तो रख लेते। द्रव अवस्था में होती तो रख लेते। यस सर। तो ठोस अवस्था में इसको क्यों नहीं रख पा रहे हैं? कारण क्या है? द्रव होती तो रख लेते, ठोस अवस्था में है इसलिए वजह से नहीं रख पा रहे हैं। तो क्यों नहीं रख पा रहे हैं बताओ? बताओ। क्योंकि इसका आकार निश्चित है।
इसी आकार की कोई बोतल होगी तो इसी के आकार का कोई डिब्बा होगा तो उसमें हम उसको रख पाएंगे, और जिसका आकार इसके आकार जैसा नहीं होगा, जिसका आकार इसके आकार जैसा नहीं होगा उसमें हम इसको नहीं रख पाएंगे, या अगर उससे छोटा होगा तो नहीं रख पाएंगे, उसके अलावा किसी दूसरे आकार का होगा तो अगर उससे बड़ा हुआ तो भले रख लें, लेकिन छोटा होगा तो नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि इसका आकार निश्चित है। इसको हम छोटी शीशी में क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि छोटी शीशी का आकार दूसरा होगा, इसका आकार कुछ और है। अच्छा, दूसरी बात, अभी लकड़ी का टुकड़ा तुम्हें चौकोर दिख रहा है, अगर हम इसको 3 दिन बाद आके देखें तो क्या ये गोल हो जाएगा? नो सर। नहीं सर। या इसको हम जमीन पे ऐसे फेंक दें तो क्या ये गोल हो जाएगा? नो सर। या पानी की तरफ बह जाएगा? नो सर। नहीं बहेगा ना। इसका मतलब है इसका आकार निश्चित है, और इसको जहां पर भी हम रखेंगे कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। जितनी जगह हमने यहाँ पर रखा है इसको, इसने इतनी जगह घेरी, ठीक, हमारी हथेली पर उसने इतनी जगह घेर ली। अगर इसको हम मेज पे रखेंगे तो क्या ये ज्यादा जगह घेरेगा? नो सर। अगर इसको हमने हथेली पर रखा है तो उसने इतनी जगह घेरी, और अगर इसको हम मेज पर रखें तो क्या इससे ज्यादा या कम जगह घेरेगा? नहीं सर, उतनी ही जगह घेरेगा। इसको ले जाके हम बाहर छत पे रख दे तब भी उतनी जगह, यानी इसको हम कहीं भी रखेंगे ये उतनी ही जगह घेरेगा। क्यों घेरेगा उतनी ही जगह? क्योंकि इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ठोस। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार भी निश्चित होता है और जिनका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब समझ आया कि जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो जितनी जगह घेर रही है वो निश्चित है, चाहे इसको हम यहां रखें तब भी उतनी ही जगह घेरेगी, मेज पर रखेंगे तब भी उतनी जगह घेरेगी, बाहर कहीं रखेंगे तब भी उतनी ही जगह घेरेगी, जहां पर भी रखेंगे जगह उतनी ही घेरेगी, यानी इसका आयतन निश्चित है। समझ में आई बात? तो ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस की परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। आई बात समझ में? ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण कुछ तुमको मालूम है क्या? क्या तुम ठोस का उदाहरण दे सकते हो? अपने मन से कुछ लिख सकते हो? पत्थर का टुकड़ा है, लकड़ी है, लोहा है, मेज है, कुर्सी है, पलंग है, ये सब के आकार निश्चित हैं, घट बढ़ नहीं सकते। घटाने बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको काटना छांटना पड़ेगा, और अगर हम काट छांट देंगे तो क्या होगा? उनका आयतन भी बदल जाएगा। अगर हम काट छांट देंगे तो उसका आयतन भी बदल जाएगा। अगर इसी टुकड़े को हम 2 टुकड़े बना दे तो क्या होगा? हर टुकड़े का आयतन कम हो जाएगा। इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे तो एक टुकड़ा लेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा, उसका आकार भी हो सकता है बदल जाए। अगर हम किसी दूसरे आकार में इसको बनाना चाहें तो हमें इसको काटना छीलना पड़ेगा, तो काटने छीलने से क्या होगा? उसका आकार भी बदल जाएगा और उसका आयतन भी बदल जाएगा। लेकिन अब जो नया आकार और आयतन बन जाएगा उसका फिर वो निश्चित हो जाएगा, फिर वो उतना ही ठोस कहलाएगा, होगा ना? तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ठोस, जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब उसके बाद आता है द्रव। अब द्रव क्या होते हैं? लिक्विड। देखो, तीनों परिभाषाओं में तुम्हें आकार और आयतन के बारे में ही सोचना है। तो ठोस में तुमने क्या कहा कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अब द्रव के बारे में सोचते हैं। ठीक, हमने पानी लिया, एक बर्तन में पानी निकाला और हमने उसमें से 1 गिलास पानी गिलास में डाला। मान लो लगभग 200 ml पानी हमने लिया, 200 ग्राम या 200 ml पानी हमने लिया, उसको एक गिलास में डाला।
उसको हमने डाला कहाँ, एक गिलास में। तो जब हम गिलास में डालेंगे उसको तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा ना। यस सर। अगर इसी पानी को हम किसी थाली में डाल देंगे तो पानी वही है, और पानी यही सारा पानी हमने कहाँ डाल दिया, इस थाली में। तो अब इसका आकार कैसा हो गया, तो फैल गया, थाली के जैसा हो गया, पानी फैल गया। यानी क्या हुआ, आकार इसका बदल गया। इसका आकार जो पहले गिलास के आकार में था, जो पानी वो अब हो गया थाली के आकार में। और इसी पानी को अगर हम एक किसी लोटे में रख दें तो लोटे के आकार में हो जाएगा, तो वो लोटे के आकार में हो जाएगा। यस सर। पानी वही है, यहां पर पानी ये कितना है, 200 ml। यहां पर पानी कितना होगा, अगर यही पानी हमने इसमें उड़ेल दिया तो कितना होगा, 200 ml होगा। 200 ml होगा। और इसी पानी को हम यहाँ इसमें उड़ेल दें अगर तो तब भी 200 ml रहेगा, तब भी 200 ml। ये क्या चीज है, ये है आयतन। तो इन तीनों बातों में कौन सी चीज बदल रही है और कौन सी चीज नहीं बदल रही है, बताओ। तो इसका आकार बदल रहा है, आकार बदल रहा है। और कौन सी चीज नहीं बदल रही है, तो ml पानी। इसका क्या है, 200 ml, ये क्या चीज है, आयतन। इतनी 200 ml जगह घेर रहा है, 200 मिलीलीटर जगह घेर रहा है, यहाँ पर भी 200 मिलीलीटर जगह घेर रहा है, यहाँ पर भी 200 मिलीलीटर जगह घेर रहा है। हमने तुमको बताया ना कि तुमको दो ही बातों पर ध्यान देना है परिभाषा लिखते समय। ठोस द्रव गैस की परिभाषा बताते समय दो बातों पर ध्यान देना है, आकार पे और आयतन पे। ठीक, तो यहां पर तुमने क्या देखा कि क्या चीज बदल रही है, आकार बदल रहा है। ठीक, लेकिन कौन सी चीज नहीं बदल रही है, वो है आयतन। आयतन नहीं बदल रहा है, आकार बदल रहा है लेकिन आयतन उसका नहीं बदल रहा है। तो यानी आकार उसका निश्चित नहीं है, आकार बदल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। आयतन उसका निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो ऐसे ही पदार्थों को हम कहते हैं द्रव पदार्थ। यानी वे पदार्थ या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं द्रव अवस्था यानी लिक्विड। ठीक है सर, आई बात समझ में। तो किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत उसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव या लिक्विड कहते हैं। इसको हम जिस भी बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं। जिस बर्तन में भी रखेंगे वो उसी बर्तन के आकार के हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक, आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। यस सर। चलो, पार्थ समझ में आया। यस सर। अब तीसरी अवस्था की बात करते हैं। ठोस हो गया, द्रव हो गया, अब गैस। गैस में क्या होगा, देखो देखो ठोस में तुमने क्या पढ़ा, आकार और आयतन दोनों निश्चित। ठीक, यस सर। द्रव में क्या हुआ, द्रव में उसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक, यस सर। अब गैस में क्या हो सकता है बताओ। इसमें दोनों नहीं निश्चित होंगे। अगर इस कमरे में हम किसी डब्बे में थोड़ा सा धुआं भर लाएं, आग के ऊपर डब्बा उल्टा रख दो, धुआं भर जाए, उसके अंदर डब्बे को बंद करके ले आए और उस धुएं को ला करके हम कमरे में खोल दें, तो क्या होगा सर, वो क्या होगा बताओ? कमरे के कितने हिस्से में फैलेगा बताओ? चारों इस तरफ पूरे कमरे में फैल जाएगा। कहीं इधर कोने में केवल फैलेगा कि उधर कोने में फैलेगा कि नीचे फैलेगा केवल कि ऊपर फैलेगा, कहाँ जाएगा? पूरे कमरे में फैलेगा। पूरे कमरे में फैल जाएगा। यानी जो जितना धुआं एक डिब्बे के अंदर आ रहा था उतना ही धुआं पूरे कमरे में आ जाएगा। हो जाएगा ना? सर।
यस सर। जितना धुआं उस डिब्बे, छोटे डिब्बे के अंदर आ रहा था, यानी उस छोटे डिब्बे का आयतन कम था, यस तो सर। उसमें जितना धुआं आया, उसमें जितना धुआं भरा था, वही सारा धुआं पूरे कमरे में भर गया है, यस सर। पूरे कमरे में फैल गया है। और उसका आकार कैसा है? तो पहले तो डिब्बे के आकार में था, अब किस आकार में हो गया? कमरे के आकार में हो गया ना? यस सर। यानी उसका आकार बदल गया। पहले वो डिब्बे भर में था, केवल छोटी जगह में था, अब वो ज्यादा जगह में आ गया, यानी उसका आयतन भी बदल गया, यानी अब उसका आकार भी बदल गया और उसका आयतन भी बदल गया। पहले वो कम जगह में आ गया था डिब्बे में, अब वो ज्यादा जगह घेर रहा है, तो आयतन बदल गया। यस सर। पहले उसका आकार डिब्बे जैसा था, जैसा डिब्बे का आकार होगा, तुम्हारा चौकोर डिब्बा है तो चौकोर आकार में होगा, गोल डिब्बा है तो गोल आकार में होगा, लंबा डिब्बा है तो लंबे आकार में होगा ना? यस सर। लेकिन जब वो निकला, डिब्बे से बाहर निकला, तो वो पूरे कमरे में फैल के कमरे के आकार में आ गया, उसका आकार भी बदल गया। तो यहां पर कौन कौन सी चीज बदली? आकार भी बदल गया और आयतन भी बदल गया। आयतन भी बदल गया। यानी गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका न तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, सब कुछ बदल सकता है, आकार भी कोई निश्चित नहीं। अब धुएं का क्या आकार बताओगे तुम? बताओ, अगर बाहर वातावरण में धुआं उठ रहा है, कहीं पर आग जल रही, तो उसका आकार कैसा है, क्या बताओगे? चौकोर है कि गोल है कि लंबा है, पतला है, कैसा है? कुछ नहीं बता सकते हम। नहीं सर। उसके आकार के बारे में हम नहीं बता सकते। और कितना धुआं पैदा हो रहा है वहां पर, ये भी नहीं बता सकते कि 100 ml पैदा हुआ कि 500 ml पैदा हुआ, 10,000 ml पैदा हुआ, 10,000 मिलीलीटर आया कि 20,000 मिलीलीटर धुआं उत्पन्न हुआ, ये भी नहीं बता सकते हम। कितनी जगह घेर रहा है धुआं, वो भी नहीं बता सकते हम। क्योंकि अगर बाहर मैदान में, खुले मैदान में कहीं आग जल रही, तो जो धुआं निकल रहा है वो कितने हिस्से में फैल रहा है, बताओ? बाहर अगर खुले मैदान में आग जलाई गई है, तो जो धुआं पैदा हो रहा है वो धुआं कितने हिस्से में फैल रहा है? सब कहीं फैल रहा है, बड़ी बड़ी दूर दूर तक चला जाएगा धुआं। यस सर। होगा ना? अगर कहीं पर ईंट का भट्ठा है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, उसकी किसी कारखाने की चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो धुआं कितनी जगह घेरेगा, बताओ? वो धुआं पता नहीं कितनी जगह घेरे, कहां तक जाए वो उड़ के। यस सर। वो धुआं उड़ के पता नहीं कहां तक जाए, पता नहीं कितनी जगह घेरे, कितनी दूर तक जाए। यानी उसका आकार भी निश्चित नहीं है और उसका आयतन भी निश्चित नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं गैस। तो वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं गैस। आई बात समझ में? तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। तीसरा, गैस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठोस में दोनों चीज निश्चित होती है और गैस में दोनों ही चीज निश्चित नहीं होती। ठीक है? तो इस प्रकार से ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं की परिभाषा ये होती है। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ठीक, समझ में आई? अब इसको फिर से पढ़ो और अपने आप इसको समझो। आवाज इतना ही, ठीक है? ओके।